फैंटास्टिक फोर 1 मूवी की शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क सिटी दिखाई जाती है, जहां पर दो साइंटिस्ट होते हैं, रीड रिचर्ड्स और बेन ग्रिम। दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए वो अपने स्कूल फ्रेंड के पास जाते हैं, जो अब एक सक्सेसफुल और अमीर बिजनेसमैन बन चुका होता है। रीड अपनी थ्योरी बताता है कि हज़ारों साल पहले अर्थ का विकास एक स्पेशल कॉस्मिक एनर्जी की वजह से हुआ था, और उसके रिसर्च के हिसाब से अगले 6 हफ्तों में वही कॉस्मिक एनर्जी दोबारा अर्थ के पास से गुजरने वाली है। अगर हम स्पेस में जाके इस एनर्जी पर एक्सपेरिमेंट करें उसके अर्थ पर आने से पहले, तो हम इंसान के जेनेटिक्स को अपग्रेड कर सकते हैं। इससे ना कोई बीमारी होगी, ना कोई वीकनेस होगी, और इंसान एक नई लेवल पर पहुंच जाएगा। ये सुनकर विक्टर वॉन डूम, जो वॉन डूम इंडस्ट्रीज का मालिक है, एग्री कर लेता है, लेकिन वो शर्त रखता है कि प्रोजेक्ट का 75% प्रॉफिट उसका होगा और सिर्फ 25% रीड और बैन को मिलेगा। पर दोनों को ये डील पसंद नहीं आती, लेकिन मजबूरी में वो हाँ कर देते हैं। फिर विक्टर अपनी एक टीम मेंबर सुसन स्ट्रॉम से भी इंट्रोड्यूस कराता है। पता चलता है कि रीड, बैन, सुसन और विक्टर कभी कॉलेज में साथ पढ़ते थे। रीड और सुसन की एक लव स्टोरी भी थी। अब टीम को एक एक्सपर्ट पायलट चाहिए होता है। सुसन कहती है कि उसका भाई जॉनी स्ट्रॉम इसके लिए परफेक्ट होगा। अब जॉनी की एंट्री होती है, लेकिन बैन और जॉनी की बनती नहीं, लेकिन काम के लिए दोनों को साथ रहना पड़ता है। अब 5 हफ्ते की मेहनत के बाद 6th वीक में प्रोजेक्ट अपने पीक पर होता है। सब अपने स्पेस सूट्स पहनते हैं और स्पेस मिशन के लिए रेडी होते हैं। सुसन उन्हें स्पेशल सूट्स देती है जो हर एक्सट्रीम कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना शेप और प्रोजेक्शन एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे वो हाई प्रेशर हो या एक्सट्रीम हीट। और अब उनके पास सिर्फ 9 घंटे बचे थे स्पेस स्टॉर्म यानी कि कॉस्मिक एनर्जी के आने से पहले। डूम के कहने पर बैन को 4 पैनल्स लेके स्पेस के बाहर भेजा जाता है ताकि वो उन्हें वहां रख दे। प्लान ये था कि जब स्टॉर्म आए तो ये पैनल्स उस कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लें, जिससे फ्यूचर रिसर्च हो सके। लेकिन अचानक एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। पता चलता है कि स्टॉर्म अब 9 घंटे बाद नहीं बल्कि सिर्फ 9 मिनट बाद आने वाला है, लेकिन बैन तो तब तक स्पेस के बाहर पहुंच चुका होता है। डूम तुरंत ऑर्डर देता है कि स्पेस स्टेशन का प्रोटेक्शन शील्ड ऑन कर दिया जाए। सब कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या हो रहा है, और तभी स्टॉर्म तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर स्टॉर्म की सबसे पहली चपेट बैन पर पड़ती है, इसलिए उस पर इसका असर सबसे ज़्यादा होता है। जो लोग शिप के अंदर होते हैं उन पर भी थोड़ा बहुत असर होता है। अब अगली सुबह सबकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है। इस एक्सीडेंट को 3 दिन हो चुके होते हैं। अब यहाँ पर जॉनी थ्रिल ढूंढने के लिए स्नो ग्लेशियर्स पर स्केटिंग करने लगता है, लेकिन तभी उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं। उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है और धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी आग पकड़ लेती है। तब से उसका नाम ह्यूमन टॉर्च पड़ता है। रीड और सुसन लंच कर रहे होते हैं। बातों बातों में सुसन थोड़ी ऑकवर्ड फील करती है और धीरे धीरे इनविजिबल होने लगती है। तभी एक वाइन बोतल गिर जाती है और रीड अपने स्ट्रेचेबल हाथ से उसे पकड़ लेता है। तब उसे समझ आता है कि उसकी बॉडी रबर की तरह स्ट्रेच हो सकती है। रीड का नाम पड़ता है मिस्टर फैंटास्टिक और सुसन बन जाती है इनविजिबल वुमन। अब जब बैन होश में आता है तो वो देखता है कि उसका पूरा शरीर पत्थर का बन गया है। अपनी इस हालत को देखकर वो परेशान हो जाता है। हॉस्पिटल का दरवाज़ा तोड़कर भाग जाता है और अपने फियोंसे डेबी के पास पहुंच जाता है, लेकिन उसकी फियोंसे उसे देखकर शॉक हो जाती है। डर के मारे वो वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर बैन गुस्से और उदासी में अपनी जान लेने का सोचता है, लेकिन वहीं ब्रिज पर एक आदमी सुसाइड करने के लिए आया होता है। बैन उससे कहता है, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम्स मुझसे बड़ी हैं? वो उससे कहता है, एक बार मुझे देखो, तुम मुझसे ज़्यादा परेशान हो क्या? पहले वो आदमी डर जाता है, लेकिन बैन समझाता है कि वो उसकी हेल्प करना चाहता है। लेकिन हेल्प करते करते बैन गलती से एक ट्रक से टकरा जाता है और यहाँ पर ट्रक के टकराने की वजह से पूरी ब्रिज पे जाम लग जाता है और काफ़ी सारी गाड़ियों का भी एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब न्यूज़ चैनल पर लाइव दिखने लगता है। जैसे ही ये खबर आती है, रीड, जॉनी और सुसन वहाँ पहुँच जाते हैं। रोड पर हुई एक्सीडेंट के चक्कर में एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे बड़ी आग लग जाती है। कुछ बच्चे उस आग की लपेट में आने वाले होते हैं, लेकिन जॉनी उन्हें बचा लेता है। वहीं कुछ फायर ब्रिगेड के लोग ब्रिज से नीचे गिरने वाले होते हैं, पर उनकी हेल्प करता है ह्यूमन टॉर्च, मिस्टर फैंटास्टिक और इनविजिबल वुमेन। यहीं पता चलता है कि इनविजिबल वुमेन फोर्स फील्ड बना सकती है। अब सबको बचा के ये लोग एक तरह से हीरो बन जाते हैं। हर न्यूज़ चैनल पर उनकी ही बातें होती हैं और लोग उन्हें नाम देते हैं दी फैंटास्टिक फोर। कॉस्मिक एनर्जी का असर डूम पर भी हुआ था, लेकिन उसकी पावर्स क्या है ये अभी क्लियर नहीं होता। डूम आता है और रीड से कहता है कि एक मशीन बनाओ जो सबको वापस नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में ला सके। रीड डूम की लैब में काम शुरू कर देता है। साथ ही फैंटास्टिक फोर अपनी एबिलिटीज़ को टेस्ट करते हैं। जॉनी अपना टेम्परेचर चेक करता है। उसे पता चलता है कि वो अपनी बॉडी हीट 4000 डिग्री सेल्सियस तक ले जा सकता है, यानी सुपरनोवा जितना हॉट।
सूसन अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करके कभी भी इनविजिबल हो सकती है और वापस नॉर्मल फॉर्म में आ सकती है। रीड अपनी बॉडी को पूरी तरह से स्ट्रेच और बैंड कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक दूसरा एंगल भी है। जॉनी अपनी फायर पावर्स पाके खुश है, लेकिन वहीं बैन अपने रॉक बॉडी से खुश नहीं है क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ बर्बाद हो चुकी है। उसकी वाइफ भी उससे दूर हो गई है, इसलिए बैन चाहता है कि उसकी पावर्स चली जाए, जबकि जॉनी चाहता है कि उसकी पावर्स हमेशा रहे। इसी बात पर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता है। अब डूम को ये सब जब पता चलता है, वो सोचता है कि अगर ये चारों खत्म हो गए तो दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा सिर्फ वो होगा। अब अपना प्लान शुरू करते हुए डूम सबसे पहले बैन के पास जाता है। वो कहता है, तुम्हारा ये रॉक बॉडी देखने में बुरा लगता है, इस वजह से तुम्हारी शादी भी टूट गई। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें वापस नॉर्मल बना सकता हूँ। यहाँ पर अपनी मीठी बातों से डूम बैन को रीड की बनाई गई मशीन के पास ले जाता है। ये मशीन कॉस्मिक एनर्जी का इफेक्ट रिवर्स कर सकती है। बैन मशीन में जाता है और जब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है, डूम अपनी पावर्स यूज़ करके प्रोसेस कंप्लीट कर देता है और फाइनली बैन की बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह डूम अपना पहला टारगेट हटा देता है। अगला निशाना था जॉनी एके ह्यूमन टॉर्च। उसने जॉनी को मारने के लिए हीट सीकर मिसाइल यूज़ की, जैसे कि फास्ट एंड फ्यूरियस में होती है, जो अपने टारगेट को ट्रैक करके उसका पीछा करती है और फिर ब्लास्ट कर देती है। अब डूम ने मिसाइल छोड़ी, लेकिन जॉनी स्मार्ट था। उसने अपनी फायर पावर्स का यूज़ करके उस मिसाइल को कंफ्यूज कर दिया, यानी कि उसके मोशन सेंसर्स को कंफ्यूज कर दिया। मिसाइल वहां ब्लास्ट हो गई और जॉनी बच गया। फिर डूम ने रीड रिचर्ड्स को टारगेट बनाया। उसने रीड को लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज कर दिया, जिससे रीड बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा था, लेकिन सूसन अपनी इनविजिबल पावर्स का यूज़ करके आई और रीड को छुड़ा लिया। ये सब कुछ देखकर बैन को समझ आ जाता है कि डूम उन सबको मारना चाहता है ताकि वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन सके, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। इसलिए बैन वापस से अपनी रॉक वाली फॉर्म में आ जाता है और डूम से लड़ने पहुंच जाता है। फिर एक ज़बरदस्त फाइट होती है जहां फैंटास्टिक फोर डूम का सामना करते हैं। तब हमें डूम की पावर्स का पता चलता है। उसकी मेटेलिक बॉडी टेक्नोकाइनेटिक है, वो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ रखता है और उसके पास पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एबिलिटीज़ भी हैं। डूम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फैंटास्टिक फोर भी पीछे नहीं हटते। डूम को ख़त्म करने के लिए जॉनी अपनी सुपरनोवा पावर्स यूज़ करता है और एक बड़ा वर्लपूल और फायर क्रिएट कर देता है ताकि पूरे शहर में आग न फैल जाए। इनविजिबल वूमेन अपना फोर्स फील्ड यूज़ करके वर्लपूल के आगे पीछे घुमा देती है। इस कन्फाइंड हीट के प्रेशर से डूम का शरीर जलने लगता है। तब बैन आता है और पानी से उस जलते शरीर को ठंडा करके एक सॉलिड मेटल स्टैच्यू में बदल देता है। इस तरह शहर पर आने वाला बड़ा खतरा टल जाता है। अब मूवी के एंड में सब नॉर्मल हो जाता है, हैप्पी एंडिंग होती है और सब पार्टी कर रहे होते हैं। सूसन और रीड पर्सनल टाइम स्पेंड करते हैं। रीड सूसन को एक रिंग देता है और उसे प्रपोज भी कर देता है। इसके अलावा मूवी यहीं खत्म नहीं होती। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि डूम का एक एम्प्लॉय उसे शहर से दूर ले जाता है। इसका मतलब है कि अगले पार्ट में डॉक्टर डूम जरूर वापस आएगा। और इसी के साथ फैंटास्टिक फोर मूवी के फर्स्ट पार्ट की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।